अगर आप अभी इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व नहीं करोगे तो आपके रियल एग्जाम्स तक इसमें आए क्वेश्चंस आपको याद भी नहीं होंगे और फिर आपका पेपर बेकार जाएगा। आपका पेपर बढ़िया जाए और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, आप पेपर में बेटर परफॉर्म करें। आइए हम अपना क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं जो कि क्लास 9th का एसएसटी का है, सोशल साइंस का, PT2 में पीएमसी केंद्रीय विद्यालय संगठन में आ चुका है। आइए इसको सोल्व करते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन पेपर सोल्व करने का मेन मोटिव क्या है, रिवीजन हो जाए। अगर आपका कोर्स पूरा नहीं हुआ है तो रिवीजन के साथ क्या होगा, आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए जो आपको नहीं पता, और आपको ये पता चल जाए कि किन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। और तीसरा, आपको पेपर में सोल्व करने की अप्रोच। तो अप्रोच के लिए तो आपको ये क्वेश्चन पेपर एटलीस्ट पेपर से एक दिन पहले ज़रूर देखना है, लेकिन रिवीजन और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के लिए आपको ये पेपर कम से कम 2 या 3 बार आपको करना है, जिससे कि आपको क्वेश्चंस याद होने लगे। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाइज यूट्यूब चैनल। आइए तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, जिसमें व्हाट डिस्टिंग्विशेस लिबरल्स फ्रॉम डेमोक्रेट्स। इसमें आपसे साफ पूछा है कि लिबरल्स कैसे डेमोक्रेट से अलग है। तो लिबरल्स के बारे में पूछा है कि लिबरल्स कैसे अलग है। तो जो ऑप्शंस में आपको क्वालिटी या जो भी चीज़ें बताई गई हैं वो लिबरल्स के बारे में बताई गई हैं, और अब आपको देखना है कि ये जो दी गई चीज़ें हैं ये कौन सी हैं जो डेमोक्रेट से लिबरल्स को अलग बनाता है। तो इनमें से डायरेक्ट आप समझने की कोशिश करो। क्वेश्चंस को कई बार ऐसे देखना होता है कि उसका आंसर हमें डायरेक्ट मिल जाए। आपको ये समझना पड़ेगा कि लिबरल्स कैसे होते थे बस। अब जैसे लिबरल्स होते थे डेमोक्रेट्स जैसे नहीं होते थे, तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो इस लिबरल्स को डेमोक्रेट से अलग करता है। सभी धर्मों को सहन करना, क्या लिबरल्स सभी धर्मों को सहन करते थे और क्या ये कारण हुआ डेमोक्रेट से अलग होने का? B, C, D इस तरह से आपको दिए गए हैं। बी ऑप्शन कहता है वंशवादी शासकों को कि अनियमित शक्ति का विरोध करना, जो कि अपोजिंग द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स, डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। बेसिकली यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होती है आपको कि राइट टू वोट फॉर ऑल एडल्ट्स, क्या वो इसको सपोर्ट नहीं करते थे। और डी नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। कैसे? जो लिबरल्स और डेमोक्रेट्स दोनों फ्रीडम चाहते थे, ये तो क्लियर है, पर लिबरल्स सबको वोट का राइट नहीं देना चाहते थे। जो वोट का अधिकार था वो सबको नहीं देना चाहते थे। इसी को बोलते हैं आप यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। नहीं देते थे और डेमोक्रेट्स देते थे, तो यही कारण है इसको अलग बनाने का। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा फर्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। बाय द करेक्ट पेयर, सही जोड़ी पहचाने। ऑप्शन ए कहता है 1948 वुमेन इन फ्रांस वोन द राइट टू वोट। ऑप्शन बी कहता है 1848 में नेपोलियन फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू। 1791 नेशनल असेंबली कंप्लीटेड ड्राफ्ट ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो आपके सामने ना कुछ साल लिखे हुए हैं और उनके सामने घटी हुई घटना, तो आपको देखना है कि कौन सी किस साल, मतलब कौन सी घटना सही बैठ रही है उसके सामने जो उसके साल लिखा है। तो 1791 जो आपका ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि नेशनल असेंबली कंप्लीटेड ड्राफ्ट ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ये बिल्कुल सही है। नेशनल असेंबली ने नए संविधान का मसौदा, नए संविधान का ड्राफ्ट कंप्लीट किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में द सन राइजेस 2 hours अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कम्पेयर टू गुजरात। कहा गया है कि गुजरात से अगर कंपेयर करें अरुणाचल प्रदेश को, हमारा गुजरात इस तरफ है और अरुणाचल प्रदेश इस तरफ है। ठीक है, इससे इसको कंपेयर करें तो अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूरज उग जाता है। ठीक है, सूरज की किरणें 2 घंटे पहले ही यहाँ पर पहुँच जाती हैं और 2 घंटे बाद यहाँ पर पहुँचती हैं। अब आप देखो कि टाइम में 2 घंटों का अंतर आ गया। पूछा गया व्हाट टाइम विल द वॉच शो इन गुजरात इफ इट इज़ 6 AM इन अरुणाचल प्रदेश। अगर यहाँ पर 6 बज रहे होंगे सुबह, अगर सुबह के 6 AM हो रहे होंगे, तो क्या गुजरात इस टाइम गुजरात में क्या टाइम हो रहा होगा? तो आप सिंपल सी मैथ लगाओगे कि 2 घंटे का अंतर है तो यहाँ पे 4 AM हो रहे होंगे, 2 घंटे पहले की बात की जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, भले ही नेचुरल टाइम 2 घंटे का अंतर हो, लेकिन इंडिया में एक टाइम सिस्टम चलता है। ठीक है, तो एक टाइम सिस्टम के हिसाब से IST के हिसाब से इंडिया में सब जगह सेम IST चलता है, उसके हिसाब से यहाँ पर भी 6 AM ही बज रहे होंगे। ठीक है, 6 AM ही मिलेंगे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, 6 AM। 4 AM मत लगा देना गलती से। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द फिजियोग्राफिक डिवीजन यूजिंग द फॉलोइंग फीचर्स। फर्स्ट, दिस इज द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय विद हाइट वेरिंग बिटवीन 900 मीटर एंड 1100 मीटर। तो आपके सामने हिमालय की सबसे बाहरी 900 से 1100 मीटर ऊंचाई, 10 से 15 किलोमीटर 50 किलोमीटर चौड़ाई और नदियों के लाए हुए मोटे सेडिमेंट्स। तो ये क्या होगा? ये आपका शिवालिक रेंज होगा। तो ऑप्शन बी शिवालिक रेंज। देखो क्वेश्चन में कहा गया था कि निम्नलिखित विशेषताओं को उपयोग करके भौगोलिक विभाजन को पहचानिए। कौन सा
कौन सी ऐसी जगह होगी, ठीक है। तो यहाँ कहा गया है कि ये हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी है जिसकी ऊंचाई 900 मीटर है और 1100 मीटर के बीच है। औसत चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है और वे मुख्य हिमालय पर्वतमाला से नदियों द्वारा लाए गए मोटे तलछल से बने हैं। तो ये कौन से हैं? महान हिमालय, शिवालिक श्रेणी, हिमाचल या कुमाऊं हिमालय। तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा ऑप्शन बी, शिवालिक श्रेणी, मतलब कि शिवालिक रेंज। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। द डल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकताल और बैराज पानी आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच टाइप ऑफ लेक्स। तो ये कौन सी लेक्स के एग्जाम्पल है, कौन सी झीलों के एग्जाम्पल है? बेसिकली ये नेचुरल फ्रेश वाटर लेक्स हैं। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। कहा गया है नेचुरल फ्रेश वाटर लेक्स, नेचुरल सॉल्ट वाटर लेक्स। आपका आंसर बी सही होगा, नेचुरल फ्रेश वाटर लेक, सॉल्ट वाटर लेक नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना? ऑप्शन ए दिल्ली, कानपुर, हरिद्वार, इलाहाबाद। आपसे पूछा गया है कि कौन सा शहर गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। तो जैसे कि आपको पता है कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, इलाहाबाद, जहाँ पर आपका प्रयागराज आज के टाइम में है और यहीं पर आपका कुंभ हुआ था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर संगम स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र गलत कथन को पहचाने। ऑप्शन ए, द विल of the state is expressed directly through the people themselves. B, the representatives make laws on behalf of the people. C, it is not really suitable for modern national state. और D, it can function only in very small countries. तो आपको पता है कि इसमें आपको जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो मेक लॉ करते हैं किसके द्वारा? बिहाफ ऑफ पीपल्स। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इंडिया बिकम अ रिपब्लिक? A, 26 नवंबर 1949, 22 जुलाई 1949, 26 जनवरी 1950 और 15 अगस्त 1947। तो इंडिया रिपब्लिक कब बना? जैसे कि आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक बना भारत। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। अच्छा, आपको एक बात और मैं बता दूं, जो हम क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हैं इसके आंसर्स विद डायग्राम, ग्राफ और PDF फॉर्म में क्वेश्चन पेपर के साथ अटैच करके मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। एक मिनिमल सी फीस के साथ आपको एक PDF विद सॉल्यूशन एंड सारे आंसर्स, और बाकायदा ये पता होगा आपको कि NCERT के किस चैप्टर के किस पेज नंबर पर और किस पैरा में इस क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, लास्ट में मैं आपको वो जो PDF प्रोवाइड कराऊंगा किस तरह से आंसर्स लिखे हुए हैं, आपको कितनी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, वो मैं लास्ट में दिखाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर के लास्ट में देखते हैं। ऑप्शन ए, इन पालमपुर द सुप्रीम कोर्ट कंप्राइज। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत कथन पहचानना है आपको। ऑप्शन ए कहता है इन पालमपुर द SC कंप्रोमाइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन। शेड्यूल कास्ट जो थी पॉपुलेशन की 1/3 थी। ऑप्शन बी कहता है पालमपुर हैज़ 1 प्राइमरी स्कूल एंड 1 हाई स्कूल। ऑप्शन सी कहता है सिंस 1960 देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन एरिया अंडर कल्टिवेशन इन पालमपुर। ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ दी अबोव। तो जैसे कि आपको पता है कि किस बात का जिक्र नहीं हुआ, क्या चीज़ इसमें गलत है? पालमपुर हैज़ 1 प्राइमरी एंड 1 हाई स्कूल। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन बी क्वेश्चन का आंसर सही होगा, लेकिन ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है, इसीलिए ये आंसर सही है। ठीक है, तो गलत क्या है इसमें? पालमपुर हैज़ 1 प्राइमरी स्कूल एंड 1 हाई स्कूल, जबकि आपकी NCERT में गिवन है कि पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल एंड 1 हाई स्कूल, और ये आपकी क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 1 पर ही अवेलेबल है ये इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। द स्कीम फॉर रेजिडेंशियल स्कूल्स टू एजुकेट टैलेंटेड रूरल चिल्ड्रन। ऑप्शन ए केंद्रीय विद्यालय, बी नवोदय विद्यालय, सी सर्वोदय विद्यालय और डी नन ऑफ दी अबोव। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, नवोदय विद्यालय बने हुए हैं। नवोदय विद्यालय आर रेजिडेंशियल स्कूल एस्टेब्लिश्ड फॉर टैलेंटेड चिल्ड्रंस फ्रॉम रूरल एरियाज टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो लिखा है विमेन इन फ्रांस वॉन द राइट टू वोट, ये कब हुआ था? ये गलत है, 1946, ये सही है। नेपोलियन फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू, ये कब हुआ था? 1815 में, 1815 में हुआ था। इसी के साथ जो डी ऑप्शन है इसमें लिखा है कि सी ऑप्शन आपके सामने ये रहा, सही हो गया। डी ऑप्शन है 1789 में लुइस 16 असेंडेड थ्रोन ऑफ फ्रांस, तो ये कब हुआ था? ये 1774 में हुआ था। ये गलत लिखा हुआ है, ये भी गलत लिखा हुआ है, ये भी गलत लिखा हुआ है। ये 1774 में। ठीक है, और ये कौन से आपका कौन से चैप्टर का आंसर है? ये आपका चैप्टर 10 का आंसर है। चैप्टर 10 पेज नंबर, ये आपका चैप्टर 1 का टॉपिक है,
और पेज नंबर 10। ठीक है, ये ध्यान रखना, आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एनसीईआरटी में। फिर क्वेश्चन नंबर 3, फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 था जिसमें हमने एक्सप्लेन किया था, ये आपको जो इन्फॉर्मेशन है ये चैप्टर नंबर 2 और पेज नंबर 11 पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको पता चल जाएगा शिवालिक रेंज के बारे में क्या क्या बताया गया है। इस तरह से हम क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हैं, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन के चैप्टर का नंबर, तो कुछ इस तरह से हम अपना क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं, जिसमें हमारे सामने जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर हम ऑप्शंस में से देखते हैं। ऑप्शंस के साथ हम वो एक्सप्लेनेशन को ढूंढते हैं एनसीईआरटी में कि कहाँ पर आपको दिया गया है, फिर आपको चैप्टर नंबर बताते हैं, चैप्टर के साथ पेज नंबर बताता हूँ, पेज नंबर के साथ आपको पैरा में पॉइंट आउट करके आपको पीडीएफ में दिया जाएगा कि आपकी एनसीईआरटी से यहाँ से ये क्वेश्चन बना है, जिससे कि आप रिलेट कर पाए कि एनसीईआरटी में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं। ठीक है, ये हम पीडीएफ में प्रोवाइड कराएंगे, जो कि क्वेश्चन पेपर के साथ लिंक होगी, अटैच्ड होगी विद सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस। तो डायरेक्शंस क्या है क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 12 तक। तो असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन होगा आपका, अच्छा क्वेश्चन असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है कि आपके सामने एक स्टेटमेंट होगा, वो स्टेटमेंट सही है या नहीं है आपको बताना है। वो स्टेटमेंट अगर सही है या वो स्टेटमेंट गलत है, वो क्यों गलत है, ये रीज़न आपको रीज़न वाले सेक्शन में दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिया गया है, यहाँ पर आपको रीज़न दिया गया है। अब ये असर्शन स्टेटमेंट जो है ये सही है नहीं है और इसका ये रीज़न सही है नहीं है, ये बताना है आपको। इसके ऑप्शंस कैसे होते हैं, जैसे बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ये अपने आप में ट्रू है, ये अपने आप में ट्रू है। बट एक तरीका है कि ये इसका रीज़न हो सकता है और ये इसका रीज़न नहीं भी हो सकता, तो फिर ऑप्शन बी आता है जिसमें बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर का रीज़न नहीं है बट ये अपने आप में स्टेटमेंट सही है। दोनों इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, आर गलत है तो ये आ जाएगा ऑप्शन सी, और डी दोनों ही गलत है, ये दोनों ही सही है, बट ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू। डी आपके पास है कि स्टेटमेंट गलत है और आर जो रीज़न है वो सही है। आइए अपना क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, स्टेटमेंट आपके सामने है। इन मैनी वेज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज अ वेरी सिग्निफिकेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। जैसे आपको पता है कि इन काफ़ी तरीक़ों से फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वो वेरी सिग्निफिकेंट इवेंट रहा है हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में ट्रू है। इसके साथ रीज़न देख लेते हैं। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन नॉट ओनली इंस्पायर्ड फ्रेंच सिटीजन्स टू टेक एक्शन बट इट इंस्पायर्ड मैनी फिलोसफर्स एंड रीडर्स अक्रॉस द ग्लोब। तो ये बिल्कुल सही है, ए भी सही है, आर भी सही है और इसकी एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो इसका मतलब होगा बोथ आर ट्रू एंड द रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन्स द असर्शन। तो आपका ये 11th के फर्स्ट का ऑप्शन ए सही है, ये वाला। इसके साथ चलते हैं 11th के सेकेंड पर। असर्शन ये है आपके सामने, महात्मा गांधी वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली येट हिज विजन इज इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपके सामने कहा गया है कि महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, फिर भी उनके दृष्टिकोण को संविधान में शामिल किया गया है। तो बिल्कुल सही बात है। रीज़न देख लेते हैं। विधानसभा में कई सदस्य थे जिन्होंने उनके दृष्टिकोण का पालन किया। ये भी बिल्कुल सही है, दोनों सही है, असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है। इसके साथ आपका आंसर ए हो जाएगा 11.2 का, ए आंसर आ जाएगा आपका, ए ऑप्शन। आपके चैप्टर टू में पेज नंबर 25 पर ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, जिसमें द ड्रीम एंड द प्रोमिस नाम का एक आपको हेडिंग मिलेगी। उसमें लिखा हुआ है ही वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली येट देयर वर मैनी मेंबर्स हु फॉलोड हिज विजन। ये आपको एनसीईआरटी में गिवन है स्टेटमेंट। ठीक है, 11.3 क्वेश्चन पर चलते हैं, जिसमें कहा गया स्टेटमेंट ये है द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट। जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो किस पर डिपेंड करती है, लिटरेसी रेट पर, हेल्थ ऑफ अ पर्सन पर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर, स्किल इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री, इस बात पर। तो बिल्कुल सही है। आपके सामने जो लिखा हुआ है द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो किस पर डिपेंड करती है, इन फैक्टर्स पर, ये ट्रू है। रीज़न देख लेते हैं। द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन डिसाइड्स द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन आर भी बिल्कुल सही है और ये सही एक्सप्लेन कर भी रहा है। तो बोथ आर ट्रू एंड द रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन्स द असर्शन। तो यहाँ पर भी ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पर। जो क्वेश्चन नंबर 11.3 था, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा चैप्टर 2 पेज नंबर 20 पर। ये पैरा में लिखा हुआ है साफ, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन नाम का एक हेडिंग है, उसके नीचे जो पैरा है उसमें आपको गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है
सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस। सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस क्या है? आपको एक सोर्स दिया गया है, एक पैसेज दिया गया है, इसको पढ़ना है, उसके बिहाफ पर आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। रीड द सोर्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस फॉलो बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। तो अपना पैरा पढ़ लेते हैं। 1774 में बोरबान परिवार के राजा लुई 16वें फ्रांस की गद्दी पर बैठे। वह 20 साल का था और उसने ऑस्ट्रिया राजकुमारी मैरी एंटोनेट से शादी की थी। अपने राज्यारोहण पर नए राजा को एक खाली खजाना मिला। लंबे वर्षों के लिए युद्ध ने फ्रांस के वित्तीय संसाधनों को खत्म कर दिया था। इसमें वारसाई के विशाल महल में एक असाधारण दरबार बनाए रखने की लागत भी शामिल थी। लुई 16वें के तहत फ्रांस ने 13 अमेरिकी उपनिवेशों को आम दुश्मन ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता हासिल करने में मदद की। युद्ध के कारण कर्ज में 1 अरब लीवर से अधिक का इजाफा हुआ, जो पहले ही बढ़कर 2 अरब लीवर से अधिक हो गया था। राज्य को ऋण देने वाले ऋणदाता अब ऋण पर 10% ब्याज वसूलने लगे। इसलिए फ्रांसीसी सरकार अकेले ब्याज भुगतान पर अपने बजट का बढ़ता प्रतिशत खर्च करने के लिए बाध्य थी। अपने नियमित खर्चों को पूरा करने के लिए, जैसे कि सेना, अदालत को बनाए रखने, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने की लागत, राज्य को करों में वृद्धि करने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर भी यह उपाय प्राप्त नहीं था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 संपदाओं में विभाजित था और केवल तीसरी स्टेट के सदस्य ही कर अदा करते थे। स्टेट के समाज मध्य युग की सामंती व्यवस्था का हिस्सा था। पुरानी व्यवस्था शब्द का प्रयोग आमतौर पर 1789 से पहले फ्रांस के समाज और संस्थाओं का वर्णन करने के लिए किया जाता है। तो आपने सोर्स पढ़ा, जो भी पैसेज दिया गया था, और इसके बिहाफ पर क्वेश्चंस देखते हैं। 12.1 क्वेश्चन आपके सामने। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शंस रिगार्डिंग द फ्रेंच ट्रेजरी व्हेन लुई 16 बिकेम किंग ऑफ फ्रांस इन 1744। 1744 में जब लुई 16वें फ्रांस के राजा बने तो फ्रांसीसी खजाने के संबंध में सही विकल्प की पहचान करें। आपके पास ऑप्शन है। फ्रांस के वित्तीय संसाधन समाप्त हो गए थे, फ्रांसीसी खजाना खाली था, रख रखाव की लागत में सुधार के लिए करों में वृद्धि की गई और साख बढ़ाने के लिए ऋण पर ब्याज बढ़ाया गया। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, जिसमें फ्रांसीसी खजाना खाली था। ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा। इसके बाद 12.2 क्वेश्चन देख लेते हैं। नेम द ग्रुप ऑफ पर्सन्स इन्वेस्टेड विद स्पेशल फंक्शंस इन द चर्च। तो चर्च में विशेष कार्यों में निवेशित व्यक्तियों के समूह का नाम बताइए। पीजेंट्स, क्लर्जी, नोबल्स और फीडल्स। तो आपके सामने है किसान, पादरी, कुलीन, सामंत। तो आपको पता है ये कौन सा होता है? क्लर्जी, पादरी। ऑप्शन भी बिल्कुल सही होगा। और ये कहाँ पर? चैप्टर 1 पेज नंबर 4 पर आपको लीवर, क्लर्जी, टेथ और टेले इन शब्द के मतलब बताए गए हैं, जिसमें लीवर क्या है? यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस। ये एक तरह की यूनिट थी, जैसे कि आज के टाइम में डॉलर, रुपया और यूरो चलता है। ये कब डिसकंटिन्यू हुई? डिसकंटिन्यूड इन 1794। इसके बाद क्लर्जी क्या वर्ड है? ग्रुप ऑफ पर्सन्स विथ स्पेशल फंक्शंस इन द चर्च। टेथ a tax levied by the church comprising one tenth of the agricultural produce। तो आपको ये वर्ड अलग से भी पूछे जा सकते हैं। और टेले ये क्या है? ये आपका टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट। ये एक तरह का टैक्स था, जो कि टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट। ठीक है, इसी के साथ आपने क्लर्जी देखा। 12.3 क्वेश्चन पर चलते हैं। विच फैमिली वाज रूलिंग इन फ्रांस व्हेन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टुक प्लेस। तो जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तब फ्रांस में कौन सा परिवार शासन कर रहा था? ऑप्शन ए बॉर्बन फैमिली, सुल्तान फैमिली, डी जैकोबिन्स और सी मिडिल क्लास फैमिली। तो आपको पता है बॉर्बन फैमिली सबसे पहले जिक्र होता है पैसेज में। ऑप्शन ए का बॉर्बन फैमिली, ये आपकी बॉर्बन फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13।
इसमें आपका सोर्स 2 गिवन है, दूसरा पैसेज आपके सामने है और इसके बिहाफ पर आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। आइए पढ़ लेते हैं अपना सेकंड पैसेज, जिसमें लिखा गया है कि लाइक साउथ अफ्रीका, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वाज आल्सो ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेज। द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वाज नॉट एन ईजी अफेयर। At that time, the people of India were emerging from the status of subjects to that of citizens. The country was born through a partition on the basis of religion differences. This was a traumatic experience for the people of India and Pakistan. तो बेसिकली कहा गया है कि साउथ अफ्रीका की तरह इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना भी बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में बनाया गया था। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जा रहा था, वो एक ह्यूज डाइवर्स कंट्री के लिए बहुत मुश्किल था, मतलब इजी नहीं था, ठीक है। एट दैट टाइम जो पीपल ऑफ इंडिया थे वर एमर्जिंग फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट्स दैट ऑफ सिटीजन्स। द कंट्री वाज बोर्न थ्रू अ पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन डिफरेंसेस। तो रिलीजन डिफरेंसेस के बेसिस पर जब कंट्री अलग होती है तो वो एक ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस करती है, जैसे इंडिया पाकिस्तान ने किया। एटलीस्ट 10 लाख पीपल वर किल्ड, at least 10 lakh people were killed on both side of the border in partition related violence। तो जो वायलेंस भड़क गया क्योंकि ये एक रिलीजियस के डिफरेंसेस की वजह से पार्टीशन हुआ था, तो वो एक ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस के साथ साथ क्या हुआ, लैक्स ऑफ पीपल वर किल्ड। बॉर्डर पर पार्टीशन में बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ गया था। देयर वाज अनदर प्रॉब्लम, द ब्रिटिश हैड लेफ्ट इट टू द रूलर्स ऑफ द princely states to decided whether they wanted to merge with India or with Pakistan or remain independent। तो बेसिकली जब इंडिया को ब्रिटेन छोड़कर गया तो वो प्रिंसली स्टेट्स पर, प्रिंसली जो रूलर्स थे, प्रिंसली रूलर्स मतलब जो छोटे राज्यों के राजा हुआ करते थे, वो उनके ऊपर ही छोड़ गए कि आप अपना राज्य भारत या पाकिस्तान में जोड़ना चाहते हो या इंडिपेंडेंटली अपना देश बनाना चाहते हो, ये आपका डिसीजन होगा। और वो इस तनाव को छोड़कर ब्रिटेन चला गया और इसके बाद संघर्ष शुरू हुआ इंडिया और पाकिस्तान में इन जो आपके प्रिंसली स्टेट्स के साथ, क्योंकि ये मिलना नहीं चाहते थे, इंडिपेंडेंट बनाना चाहते थे और ये इंडिया का हिस्सा थे, तो इंडिया कैसे इनको छोड़ देगा। द मर्जर ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट्स वाज अ डिफिकल्ट एंड अनसर्टेन टास्क। तो इनको जोड़ना एक अनसर्टेन टास्क था और बहुत डिफिकल्ट था। When the constitution was being written, जब वो लिखा गया, the future of the country did not look as secure as it does today। जैसी आज है ऐसा लग नहीं रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन जिस स्थिति में लिखा गया था कि फ्यूचर में चल के कंट्री सिक्योर रहेगी। द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड एंजाइटीज अबाउट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। तो जो मेकर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको, संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान भविष्य को लेकर चिंता थी, ठीक है, चिंतित थे वो। अब देखते हैं इसके बिहाफ पर क्वेश्चन 13.1 क्वेश्चन को देखते हैं। ऑन व्हाट बेसिस इंडिया वाज पार्टीशन ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो किसके बिहाफ पर हुआ था पार्टीशन? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, क्या नस्ल के भेदभाव के ऊपर हुआ था या रिलीजियस डिफरेंसेस के ऊपर? ऑब्वियसली धार्मिक मतभेद के ऊपर, तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही होगा, धार्मिक मतभेद के ऊपर, ठीक है। 13.1 13.2 क्वेश्चन देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द डिफिकल्टी फेस ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या डिफिकल्टी फेस की जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, भारत के संविधान को? तो ऑप्शन ए कहता है संविधान का निर्माण कोई आसान काम नहीं था। ऑप्शन बी कहता है भारत के लोग प्रजा की स्थिति से निकलकर नागरिक की स्थिति में आ रहे थे। ऑप्शन सी द कंट्री वाज बोर्न थ्रू पार्टीशन और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबोव। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, ऑल ऑफ द अबोव। देखो, जब भी भारत का संविधान बना था उस टाइम पर देश की स्थिति तो सही नहीं थी, क्योंकि लोग पहले गुलाम थे, लोग पहले प्रजा थी और प्रजा से निकलकर वो नागरिक बनने लग रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ी लोगों के अंदर सोच बदलने वाली थी और सोच ऐसे नहीं बदलती, सालों लग जाते हैं सोच बदलने में, ठीक है। संविधान का निर्माण कोई आसान काम तो नहीं है। और फिर उसके बाद देश का जन्म विभाजन से हुआ था। देश का खुशी के साथ विभाजन वो नहीं हुआ, दुख के साथ एक आप कह लो। तो ये सभी कारण थे जो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिफिकल्ट बनाते हैं। 13.3 क्वेश्चन पर आते हैं। वाई इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। क्यों भारतीय संविधान कठोर और लचीला दोनों है? ऑप्शन ए कहता है कि संशोधन, देखो लचीला और कठोर का मतलब है यहाँ पर कि हम इसको बदल नहीं सकते, हमें संविधान को मानना ही होता है और ये अपने आप में रिजिड है, लेकिन साथ के साथ ये फ्लेक्सिबल भी है। हम इसको लचीला क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर संशोधन किए जा सकते हैं, हम इसके अंदर लॉज बना सकते हैं, हम संविधान को इस्तेमाल करके संविधान को बदल सकते हैं। आप सोचो, आपके पास एक ऐसी पावर है कि जो आपकी पावर है ना, आप उसी का यूज़ करके आप अपनी पावर्स को चेंजेस कर सकते हो। ये बहुत ही अजीब चीज़ है कि हम लिखे हुए रूल्स को चेंज कर सकते हैं उन्हीं लिखे हुए रूल्स के बिहाफ पर। तो ऑप्शन बी कहता है
संविधान ने भारत के लिए एक संघीय ढांचा प्रदान किया। ऑप्शन सी कहता है कि संविधान की मांग के लिए केंद्रीय संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, और डी ऑल ऑफ द अबोव। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा आपका, ऑल ऑफ द अबोव। तो इसीलिए ये रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल, जैसे लिखा है रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल, दोनों है। ठीक है, हमारा देश का संविधान। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। विच कंट्रीज फॉर्म द सेंट्रल पावर ब्लॉक ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किन देशों ने धरी राष्ट्र का गठन किया। अब आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 14 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की आपका आंसर होगा, आपके ऑप्शंस। तो आपका 14th का आंसर होगा जर्मनी, ऑस्ट्रिया, जिसका अब नाम तुर्की हो गया है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। इट इज़ अ टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो बेसिकली धरती पर ऐसी टेबल नुमा स्ट्रक्चर, यह पुरानी क्रिस्टलीय अग्निय और रूपांतरित चट्टानों से बनी एक मेज भूमि है। मेज भूमि मतलब जो ऊपर उठी हुई ऐसे लंबी भूमि होती है, और ये किससे बनी है? ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स। किसके बारे में किसका वर्णन किया जा रहा है यहाँ पे? यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है पेनिनसुलर प्लेटो का। पेनिनसुलर प्लेटो ये कहाँ पर आपको एनसीईआरटी चैप्टर 2 में पेज नंबर 12 पर इसका वर्णन मिलेगा, इसका पूरा पैसेज मिलेगा। उस पैरा में लिखा होगा द पेनिनसुलर प्लेटो इज अ टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, अब ये मैंने आपको बताया, ये आपको पीडीएफ में लिंक्ड मिलेगा, आपको वो पैरा भी मिलेगा, लिखा हुआ भी मिलेगा, और वो हाईलाइटेड भी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। सर्व शिक्षा अभियान इज मेंट टू प्रोवाइड व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन। तो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात चल रही है यहाँ पे। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप, फॉर ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। हाउ मच टाइम डिड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टेक इन फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारत के संविधान बनाने में संविधान सभा को कितना समय लगा था? ये हमेशा याद रखना आप, 3 years लगे थे, ऑलमोस्ट 3 years लगे थे। लेकिन अगर बहुत ब्रीफ में जाएं हम तो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। ठीक है, आप लिखोगे 114 days 2 years 11 month एंड 18 days और ऑलमोस्ट 3 years। आपको इन तीनों में से जो भी ऑप्शन में मिलेगा आप वो लिखोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। डिस्क्राइब द से अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 में आपने देखा जो ये इन्फॉर्मेशन है ये चैप्टर 2 की है। आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी? आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 25, पैरा मिलेगा पूरा, उसमें लिखा है द मेंबर्स डेलिब्रेटेड फॉर 114 days स्प्रेड ओवर 3 years। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। डिस्क्राइब द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आपके भारत के संविधान के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। सैलिएंट फीचर्स जो हैं उनकी बात कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन क्योंकि 4 नंबर का है, पहले 1-1 नंबर के थे, हमने छोटा छोटा आंसर लिख दिया। क्योंकि ये 4 नंबर का है तो इसमें आपको अच्छा खासा लिखना होगा। अच्छा, लिखना किसके बारे में? सैलिएंट फीचर्स की बात कर लेते हैं। सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडिया क्या है? रिटन एंड डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपके सामने सैलिएंट फीचर्स लिखे हुए हैं। रिटन एंड डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड अवेलेबल है। फेडरल स्ट्रक्चर है विद यूनिटरी फीचर्स, मतलब कि 2 यूनिटरी भी है सिस्टम लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर के साथ। सेकुलर है, सोशलिस्ट है, रिपब्लिक, और गारंटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैं। अब इसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि आपको 4 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखना होगा। आइए इसका आंसर देख। तो रिटन एंड डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन कहता है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड रिटन डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसी के साथ इट क्लियरली लेज आउट द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट एंड द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स। तो इसमें डिटेल्ड सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, सारे डॉक्यूमेंटेशन हो रखी है, क्लियरली कहा गया है कि स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट क्या होगा, राइट्स क्या होंगे सिटीजन्स के, और ड्यूटीज़ क्या होंगी। फिर उसके बाद सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ। ये एक सुप्रीम लॉ है पूरे देश के लिए, एंड डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमंग पीपल लिविंग इन द टेरिटरी एंड बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। तो लोगों के बीच और लोगों और गवर्नमेंट के बीच क्या रिलेशन होंगे, क्या प्रायोरिटीज़ होंगी, क्या कैसा रिलेशनशिप होगा, इसके लिए सुप्रीम लॉज लिखे हुए हैं। फेडरल स्ट्रक्चर विद यूनिटरी फीचर्स का मतलब द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ फेडरल सिस्टम इन विच
पावर आर डिवाइडेड बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। देखो देश में दो तरह से काम होता है, एक यूनिटरी एक फेडरल स्ट्रक्चर के साथ। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब है कि देश बटा हुआ है लेकिन सरकारों में, देश अपने आप में एक है। तो हमने देखा कि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट भी है और यूनियन गवर्नमेंट भी है, लेकिन फिर भी देश एक बना रहता है। However, it also contains unitary features, especially during emergencies. हमारा देश एक रहेगा इमरजेंसी के दौरान, एक ही लो काम करेगा, लेकिन फिर भी स्टेट्स में अलग गवर्नमेंट रहती है और यूनियन में अलग। तो ये क्या कहलाएगा कि फेडरल स्ट्रक्चर है विद यूनिटरी फीचर्स। सेकुलर एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक की बात करें तो इंडिया इज डिक्लेयर्ड एज अ सोवरेन सोशलिस्ट एंड सेकुलर विद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, ये शब्द आपके देश को महान बनाते हैं। दिस मीन्स देर इज नो स्टेट रिलीजन, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा। द गवर्नमेंट सीक्स टू डिमिनिश सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज एंड द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड। देखो सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को गवर्नमेंट हमेशा मतलब सप्रेस करेगी, इनको बढ़ने नहीं देगी। फिर गारंटी है फंडामेंटल राइट्स की। आपकी जो फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स सच एज जस्टिस, आपको लिबर्टी मिलेगी, जस्टिस मिलेगी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी टू ऑल सिटीजन्स, एमिंग टू एंड डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल इनइक्वालिटीज़। तो सोशल समाज में इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करने के लिए और डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए आपके पास बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं और वो अश्योर करता है कॉन्स्टिट्यूशन। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो जो मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा का क्या भूमिका है इसको देख लेते हैं। ऑप्शन इसके अलग अलग फीचर हो सकते हैं। आइए आंसर के साथ, क्योंकि क्वेश्चन 4 नंबर का है तो हम अच्छे से ही लिखेंगे इसको। और 19th हमारे सामने ये रहा। इसका फर्स्ट पार्ट ये हो सकता है कि एजुकेशन opens new horizons, provides aspirations, develop values and helps individuals secure better jobs and salaries। तो देखो बेटर जॉब लगने के लिए जो आपको ज़रूरी है वो सब मिलता है। एजुकेशन से हम क्या करते हैं, एक नई उम्मीदें खोजते हैं, नई एक्सप्लोर करते हैं दुनिया को, हमें चीज़ों का पता चलता है और हम सीखते हैं। एस्पिरेशन मिलती है हमें, हम अपनी वैल्यूज़ को डेवलप करते हैं और हेल्प मिलती है इंडिविजुअल को सिक्योर और बेटर जॉब के लिए। एजुकेशन इंक्रीजेज लिटरेसी रेट, देश का लिटरेसी रेट बढ़ता है। रिड्यूस डिस्पैरिटीज अक्रॉस रीजन एंड जेंडर्स एंड इक्विप्स स्टूडेंट्स विद वोकेशनल स्किल्स फॉर एम्प्लॉयमेंट। सी कहता है अ लिटरेट एंड स्किल्ड पॉपुलेशन एनहेंसेस प्रोडक्टिविटी। जो आपकी लिटरेट पढ़ी लिखी और स्किल्ड पॉपुलेशन होती है वो देश की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है, लीडिंग टू फास्टर इकोनॉमिक, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट फास्ट होता है, एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, और देश की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बेटर होती है। डी कहता है एजुकेशन नॉट ओनली कंट्रीब्यूट्स टू एन इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट। ये सिर्फ किसी एक का डेवलपमेंट के लिए नहीं है, बट आल्सो द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी होलिस्टिकली। ठीक है, तो ये सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और ई लास्ट ऑप्शन आपका एजुकेशन इन्हेंसेस नेशनल इनकम। ये नेशनल इनकम को बढ़ाने में मदद करता है, कल्चरल रिचनेस बनी रहती है, आपका कल्चर बिल्कुल ऐसा दुनिया को प्रभावित करता है, एंड इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस, और गवर्नमेंट की जो गवर्नेंस है उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन नंबर 20 और आखिरी क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिसमें व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हिमालय रिवर एंड पेनिनसुलर रिवर। तो देखो हिमालयाज आपको पता है कि जो आपका मैप है इसमें हिमालयाज यहाँ पर हैं। ठीक है, अब ये हिमालयाज एरिया हो गया, तो हिमालय से निकली हुई नदियाँ सारी ये हिमालय रिवर हो गई। और जो ये एरिया है आपका ये वाला एरिया, ये पेनिनसुलर प्लेटो कहलाता है। क्यों? पेनिनसुलर उसको कहते हैं जो चारों तरफ से या तीनों तरफ से ज़्यादातर एरिया पानी से घिरा हो और पानी के बीच वो ज़मीन थोड़ी उभरी हुई हो। ठीक है, जब कोई ज़मीन पानी से निकली हुई होती है और पानी से घिरी हुई होती है तो उसके हम पेनिनसुलर बोलते हैं। तो इस प्लेटो में जितनी भी नदियाँ हैं उसको क्या बोलेंगे, पेनिनसुलर रिवर। ठीक है, जो इधर भी बहती हैं और इधर भी बहती हैं, क्योंकि ये थोड़ा उठा हुआ एरिया है। आइए हिमालयन रिवर्स को देखते हैं। हिमालयन रिवर्स दे आर पेरिनियल। अब पेरिनियल क्या होता है? बेसिकली ये पेरिनियल सदाबहार रिवर होती है। जैसे जिनको पानी कहाँ से मिलता है, ग्लेशियर से ही मिलता है, ग्लेशियर्स से ही मिलता है। बारिश का पानी भी होता है, रेन से भी मिल जाता है। ठीक है, इसलिए पूरे साल बहती रहती हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, पेरिनियल। वहीं जो पेनिनसुलर रिवर है, द मेजॉरिटी ऑफ देम आर सीजनल बिकॉज दे आर फ्लो इज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल ओनली। ठीक है, तो ये सिर्फ ये बरसात में बहती हैं और बरसात के
ज़्यादातर इनमें से ज़्यादातर जो नदियाँ हैं वो बरसात पर डिपेंड रहती हैं। हिमालयन रिवर्स देख लेते हैं। दे हैव लॉन्गर कोर्सेज। तो बेसिकली जो हिमालयन आपकी रिवर है, इनका कोर्स लंबा होता है क्योंकि हिमालय से निकलकर समुद्र तक जाती है। अब ऊपर से आ रही हैं और दूर तक जाएंगी, तो इनका जो सफ़र है वो लंबा है। और जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं, दे हैव शॉर्टर एंड शैलोअर कोर्सेज। छोटे हैं, पेनिनसुलर रिवर्स जो हैं वो छोटी होती हैं और शैलोअर होती हैं। आइए हिमालयन रिवर्स का नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। दीज रिवर्स ऑब्टेन वाटर फ्रॉम रेन एज वेल एज फ्रॉम मेल्टेड स्नो फ्रॉम हायर माउंटेन्स। तो ये सेम पॉइंट हो गया क्योंकि ऊपर से ली हुई जो आपका, अब इसमें ये पॉइंट अलग अलग इसलिए है, आप कह रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर भी यही बता दिया, यहाँ पर भी मैंने यहाँ पर पेरिनियल होने का कारण बताया था। पेरिनियल का मतलब है सदाबहार, सदाबहार, और इसका मतलब है सीजनल, जो सीज़न के हिसाब से होती है। यहाँ पर ये कारण दिखाया गया है कि रिवर्स ये कहाँ से पानी लेती हैं, ये मेल्टेड स्नो और रेनफॉल दोनों से पानी लेती हैं, ठीक है, रेन एज वेल एज फ्रॉम मेल्टेड स्नो फ्रॉम हायर माउंटेन्स। वहीं पेनिनसुलर रिवर पानी लेती है। फ्लो ऑफ दीज रिवर्स इज बेस्ड ऑन ओनली रेनफॉल। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका, दीज रिवर्स हैव लार्ज रिवर बेसिन। तो इनका रिवर बेसिन बेसिकली बेसिन उसको बोलते हैं जहाँ पर पानी आके इकट्ठा होता है। तो अगर यहाँ से मान लो गंगा रिवर जा रही है, तो जो छोटी छोटी नदियाँ हैं वो आके इसमें जुड़ेंगी, तो इसमें बहुत दूर तक का पानी आके जुड़ेगा। तो ये क्या कहलाएगा, इस सारी नदियों को मिला के ये बेसिन कहलाएगा क्योंकि पानी आके यहाँ पर जुड़ रही हैं, ठीक है। तो इनका रिवर बेसिन, नदी का एरिया बहुत बड़ा होता है और वही पेनिनसुलर रिवर का एरिया छोटा होता है। दीज रिवर्स हैव स्मॉलर बेसिन एज कम्पेयर्ड विद हिमालयन रिवर्स। लास्ट पॉइंट, टू मेजर हिमालय रिवर्स द इंदस एंड द ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंजेस। तो जो आपका ये मैप है, इसमें भारत का जो नक्शा है, इसमें ऊपर जो हिमालय है नॉर्थ के, इस पार्ट से आपकी ब्रह्मपुत्र जो इधर से होके आपको अगर साफ दिखेगी ग्रीन कलर में, आपकी ब्रह्मपुत्र कुछ इस तरह से चलती है यहाँ पर जाकर, और ये यहाँ पर गिरती है, यहाँ पर जाकर ये कुछ ऐसे गिरती है, ठीक है, शायद यहाँ से गिरती है। और जो आपकी दूसरी तरफ ब्रह्मपुत्र के साथ दूसरी रिवर आपकी, एक तो इंदस हो गई, एक ब्रह्मपुत्र हो गई। ये सबसे बड़ी नदियों में से एक है जो आपकी हिमालयन रिवर में आती है, और ये इस तरह से इंदस हो गई। अब ये रिवर्स एग्जाम्पल है आपकी हिमालयन रिवर्स के। और मोस्ट रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर रीजन ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट्स एंड फ्लो टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। गोदावरी एंड नर्मदा आर द मेन रिवर सिस्टम ऑफ पेनिनसुलर रिवर। तो जो गोदावरी और नर्मदा है, सिर्फ ये दो मेन रिवर्स हैं जो कि इस पेनिनसुलर सिस्टम को बनाए रखती हैं रिवर्स के। ज़्यादातर मोस्टली रिवर्स कैसे चलती है, इस तरफ से चलती हैं और इधर आके गिरती हैं, ऐसे गिरती हैं, ठीक है। ये आपकी पेनिनसुलर रिवर्स हो गई जिसमें नर्मदा और गोदावरी मेन है। एग्जाम्पल भी हो गए आपके। आइए क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। 21 लास्ट बट नॉट लीस्ट, 5 नंबर का क्वेश्चन है आपका। आपको पेपर में एक मैप दिया जाएगा, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, जिसमें आपको क्या करना है, ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया शो द फॉलोइंग। ऑप्शन ए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, आपको वर्ल्ड का मैप दिया जाएगा, उसमें आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड फ्रांस दिखाना है, शो करना है। और बी अरावली हिल्स, पुलिकट लेक्स और कर्नाटक, ये शो करने हैं। ये 5 चीज़ें आपको शो करनी है। आइए हम देखते हैं वर्ल्ड मैप पर और इंडिया मैप पर ये कहाँ पर अवेलेबल है। तो देखो, अब इसको साफ़ कर लेते हैं और फिर करते हैं बातें। तो आपको क्या बताना है, आपको पहले वर्ल्ड मैप पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बताना है। देखो, ये आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ठीक है, ये पूरा हिस्सा आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये आपने मार्क कर दिया, ध्यान से देख लो। और ये आपका फ्रांस, ये आपका फ्रांस मार्क कर दिया अफ्रीका के ऊपर। आइए, ये दोनों क्लियर हुए। इसी के साथ आपको इंडियन पॉलिटिकल मैप पर दिखाई देंगी अरावली रेंज, आपको बताया गया कि अरावली पहाड़ियाँ, पुलिकट लेक्स और कर्नाटक स्टेट, ये बताना है। तो एक तो होगी अरावली रेंज, ये आपके सामने, ठीक है। इसके साथ आपको बताना है कर्नाटक स्टेट, ये आपका कर्नाटक स्टेट हो गया, ठीक है। और पुलिकट लेक कहाँ पर स्थित है, ये आपकी पुलिकट लेक स्थित है आपके किस स्टेट में स्थित है, ये स्टेट आपका है आंध्र प्रदेश, ठीक है। आइए, इस तरह से हमने क्वेश्चन पेपर सोल्व किया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आपको
पेपर में ये बहुत हेल्प करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखो, ज़्यादा से ज़्यादा। अब आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ PDF से रिलेटेड। देखो हमने जितना भी क्वेश्चन पेपर सोल्व किया है उसके आंसर्स कितने अच्छे से अरेंज करे हुए हैं। ये PDF आपको मिल सकती है विद क्वेश्चन पेपर अटैच्ड। कैसे? देखो अगर क्वेश्चन 1 है और इसका ऑप्शन क्या है उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। हो सकता है ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपको पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आपको पेपर में 3 नंबर या 4 नंबर का आ जाए। तो आप क्या करेंगे? आप ये देखेंगे कि चैप्टर 2 पेज नंबर 22 से ये पैरा उठाया गया है और इस पैरा में से ये लाइन पर क्वेश्चन बना है PDF में। और क्या बताया जाएगा? ये इस चैप्टर की इस पेज नंबर पर ये पैरा है और इसमें से ये हाईलाइटेड लाइंस पर क्वेश्चन बना है। ठीक है, PDF में आपको बताया जाएगा कि ये हेडिंग डली हुई है, इसका ये पैरा इंपॉर्टेंट है और इस पर ये क्वेश्चन बना हुआ है। PDF में बताया जाएगा जैसे कि हमने डिफरेंसेस देखे टेबल के साथ, हमने पूरा आंसर एक्सप्लेन किया विद मैप, उसमें कलर्स और सब चीज़ें याद रखने के लिए आपको ये सब अवेलेबल होगी विद PDF एंड क्वेश्चन पेपर अटैच्ड। तो आई होप ये आपको हेल्प करेगा और आप पेपर में बहुत अच्छे से परफॉर्म करोगे। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपसे आपकी क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हुए। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय।